फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि मानवाधिकार। पिछले वीडियो में हमने मानवाधिकार से संबंधित एक वीडियो बनाया था और हम उम्मीद कर रहे थे कि 2 वीडियो में हमारा मानवाधिकार जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत खेद है कि आज भी मानवाधिकार के कुछ पोर्शन जो है हमारे बच गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो छोटा सा आएगा, उसके बाद हमारा मानवाधिकार का टॉपिक जो है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और जेपीएससी में जो 4 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं वो इससे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जेपीएससी में 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है, और उसके बाद जेपीएससी के अलावा सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या फिर आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, किसी में भी जीएस पोर्शन में आपको मानवाधिकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए और जहां आपको लगे वहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए मैं आपको समय भी दूंगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जहां लगे कि इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं जो बोलता हूं तो मेरी बातें जो है वो एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको अगर लगता है कि इस बोर्ड में जो लिखा हुआ उसके अलावा मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देखा, हम लोग सारे ने देखा कि किस प्रकार मानवाधिकार का विकास हुआ, मानवाधिकार क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किस प्रकार उसका विकास हुआ। अमेरिकी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के जो 3 मूलभूत सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उसी के आधार पर मानवाधिकार का विकास धीरे धीरे हुआ। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा जो है मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र की स्वीकृति हुई, उसकी घोषणा हुई। 10 दिसंबर का जो है वो डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र की घोषणा हुई, उसे यूएनओ की महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा स्वीकृत किया गया। इसीलिए 10 दिसंबर को हम पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं हर सवाल। उसके बाद हम लोगों ने 48 के बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्ष देखा कि 1979। ठीक है, 1979 में देखा कि चेक गणराज्य के जो कानूनविद थे उन्होंने मानवाधिकार का पीढ़ियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसकी 3 पीढ़ियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहली पीढ़ी के जो मानवाधिकार थे उन्हें हम नीलाधिकार कहते हैं, दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को हम लाल अधिकार कहते हैं और तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को हरा अधिकार कहते हैं। यह क्रमशः पहला पीढ़ी का जो मानवाधिकार है वह स्वतंत्रता से संबंधित है, जो नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, मत देने के अधिकार की बात करता है, विचार अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, उसी तरह जो दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार है वह समानता से संबंधित है, सभी के साथ समान व्यवहार से संबंधित है, किसी के साथ भेदभाव धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर न किया जाए और इसमें सभी प्रकार के सामाजिक विभेद उन्मूलन से यह संबंधित है। तीसरी पीढ़ी के जो मानवाधिकार हैं वो कि बंधुत्व से संबंधित है, एकजुटता की बात करता है, वो बंधु बांधव की बात करता है, समूह का सदस्य बनने की बात करता है, उससे संबंधित है। पिछले वर्ष जेपीएससी 2016 में जो है पिछले बार जो जेपीएससी प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी क्वेश्चन मानवाधिकार की पीढ़ी से पूछे गए थे। ठीक है, और आज हम चलिए चलते हैं अपने नए टॉपिक पर कि नए टॉपिक में मानवाधिकार के ही आगे जो टॉपिक है हमारा आज राष्ट्रीय मानवाधिकार है, उसको पढ़ना है। राज्य मानवाधिकार से संबंधित कुछ जो राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार दोनों को मैं साथ लेके चलने का प्रयास किया हूं। जो कुछ एस्पेक्ट्स बच जाएंगे राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, 1979 वर्ष के पश्चात पेरिस में यूएनओ की एक फिर बैठक हुई। ठीक है, पेरिस में 1991 को
यूएनओ की एक बार फिर बैठक हुई जिससे में मानवाधिकार से संबंधित कुछ सिद्धांतों को तैयार किया गया और मानवाधिकार से संबंधित जो सिद्धांत तैयार किए गए उन्हें पेरिस सिद्धांत का नाम दिया गया। और इसी बैठक के बाद जो सिद्धांत तैयार किया गया उसने पूरे विश्व में अलग अलग देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान की स्थापना की नींव रखी इसी सिद्धांत ने। तभी हम देखते हैं कि 1991 में यूएनओ की जो बैठक हुई पेरिस में और ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो सिद्धांत बना जिसे पेरिस सिद्धांत कहा गया, इसी से आगे चलकर देखते हैं अलग अलग देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार की संस्थापना हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना व उसके संचालन की नींव रखी गई। इसी का अनुसरण करते हुए 2 साल बाद 1993 में, ठीक है, 2 साल बाद इसी का अनुसरण करते हुए भारत में एक बिल लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया अधिनियम जिसे नाम दिया गया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इसी अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन किया गया। और फिर आगे चलकर धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया, ठीक है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह एक स्वायत्त संस्था है, यह सांविधिक संस्था है, यह बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है, इसमें 1 से अधिक सदस्य होते हैं, ठीक। यह सांविधिक संस्था है, यह स्वायत्त संस्था है, यह संविधानेतर संस्था है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। कहने का मतलब है बहुत जगह मैंने देखा है या लिख दिया जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन संविधान के किसी अनुच्छेद में चूंकि इसका उल्लेख नहीं है, यह अधिनियम ठीक उसी प्रकार बनाया गया है जिस प्रकार योजना आयोग बना, नीति आयोग बना, ठीक उसी प्रकार बनाया गया है जिस प्रकार योजना आयोग, नीति आयोग गैर संवैधानिक, संविधानेतर, सांविधिक संस्था है, ठीक उसी प्रकार यह भी स्वायत्त है, ऑटोनोमस बॉडी है, सांविधिक संस्था है, ठीक है, एक परामर्शदात्री निकाय है, इसे दंड देने का भी अधिकार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसका गठन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया जो एक सांविधिक निकाय है, एक स्वायत्त निकाय है, संविधानेतर निकाय है, ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त, सांविधिक है, बहुसदस्यीय संस्था है, इसमें 1 से अधिक सदस्य हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब कितने अध्यक्ष हैं, कितने सदस्य हैं? तो जब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 93 पारित हुआ था तो इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य थे वो कुल 9 थे। लेकिन फिर इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ 2018 में। तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अब अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या जो है बढ़ के हो गई है 13। तो हम देखेंगे कि पहले कौन थे, अभी क्या परिवर्तन हुआ है, तुलनात्मक रूप से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन तुलनात्मक रूप से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक और मेरा कहना है कि अभी जो मैं ये वीडियो में जो मैं लाया हूँ कंटेंट, जो ये पूरी तरह से अपडेट है। आप कोई दूसरा वीडियो, पुराना वीडियो देखेंगे या कोई आप पुराना मार्केट में आपको जो NCERT की बुक है, पुस्तक जो पहले छपी हुई रहती है, अभी भी जो गाइड आ रहे हैं अधिकांश मार्केट में, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार का पुराना ढांचा, पुराना स्ट्रक्चर, पुराना संरचना ही दिया हुआ है, नया नहीं दिया हुआ है। बहुत सारी त्रुटियां मौजूद है, इसलिए किसी भी भ्रांति में आप नहीं जाइएगा। मैंने बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है, इसलिए यह जो है आपका पूरा अपडेट है, आप 100% ऑथेंटिक है, आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। चलिए आते हैं, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ,
हूँ, हो सकता है भविष्य में फिर चेंजेस हो, तो आपको इसको अपडेट करते रहना पड़ेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है, बहुत सदस्यीय संस्था है, मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में इसमें कुल 13 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, 12 सदस्य होता है, ठीक। एक अध्यक्ष है और कौन है, 12 सदस्य है। पहले कितने सदस्य थे, 9 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था, 8 सदस्य था, अब बढ़ गया। अब क्या हो गया, एक अध्यक्ष 12 सदस्य, कुल 13 सदस्य हो गया, ठीक। अब आया क्वेश्चन कि ठीक है भैया 13 सदस्य है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति खुद तो नहीं करेगा, किसी की अनुशंसा से करेगा, तो एक कमेटी की अनुशंसा पर करता है। ये 6 सदस्यीय कमेटी होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री के अलावा कौन होंगे, तो भारत सरकार के गृह मंत्री होंगे। और कौन होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। और कौन होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे। ध्यान रखिएगा, सभापति नहीं, राज्यसभा के उपसभापति। लेकिन जब हम जब हम राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे, वहां यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां विधान परिषद के सभापति होते हैं, लेकिन यहां पर राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 4 हो गया कमेटी में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। उसके अलावा और कौन होता है, तो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो होगा, और राज्यसभा में जो होगा आपका विपक्ष का नेता वो होगा। ये 6 सदस्यीय कमेटी जो है वही राष्ट्रपति को अनुशंसा करती है कि किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए, तो उसी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है वो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इनकी अनुशंसा जो है वो राष्ट्रपति को मानना है, वह उसके लिए बाध्यकारी होता है, ठीक है। अब चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्तमान में कुल 13 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष हो गया, 12 सदस्य हो गया। पहले कितना सदस्य था, पहले टोटल 9 सदस्य था, ठीक है, 1 8। अब अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय कमेटी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं। अब इसमें कौन होगा, गृह मंत्री होगा, ठीक है। और कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। कितना हो गया, 6 सदस्यीय कमेटी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति। लोकसभा में फिर विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। उपसभापति होता है राज्यसभा का, सभापति ने, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसका अनुशंसा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। ये अनुशंसा करेंगे तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। चलिए, ये तो हो गया भैया अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अब अध्यक्ष और सदस्य बनेंगे कौन, उनकी योग्यता क्या रहेगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, उनका क्या कार्यकाल होगा, क्या योग्यता होगा, चलते हैं। तो पहले जो है वो पहले की बात कर रहे हैं, मतलब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 93 की बात हो रही है। पहले जो है क्या होता था, जो अध्यक्ष होते थे वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सेवानिवृत्त केवल मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता था अध्यक्ष। लेकिन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जब संशोधन हुआ, मानवाधिकार अधिनियम जो है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जब संशोधन हुआ 2018 में, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत क्या हुआ कि इसमें परिवर्तन किया गया। अब जो क्या किया गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो है सेवानिवृत्त
अन्य सभी न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अध्यक्ष पद के लिए योग्य होते हैं। सरकार कमेटी किसी की भी अनुशंसा कर सकती है। ठीक, तो अब क्या हो गया, अब हो गया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ, मतलब रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश थे उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी इसके योग्य हो गए। ठीक, अन्य न्यायाधीश तो पहले का था केवल मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड रहेंगे, अब न्यायाधीश भी इसके योग्य हो गया। ठीक, चलिए अब अध्यक्ष चुना गया, अब बचा 12 सदस्य। ठीक, 12 सदस्य हो गया, तो थोड़ा चलिए समझते हैं, हम ऊपर का मिटा लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सभी जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसीलिए टोटल हो गया एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य। ठीक, तो जो सदस्य होता है उसमें क्या होता है, दो तरह का सदस्य होता है। एक हो गए पदेन सदस्य, समझते जाइए, पदेन सदस्य। दूसरे जो सदस्य होते हैं वो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, मतलब पूरा कार्यकाल ये पूरा करेंगे। NHRC और SHRC राज्य मानवाधिकार का जो कार्यकाल है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का जो कार्यकाल है कितना है पहले 5 वर्ष था, लेकिन अब हो गया 3 वर्ष संशोधन के पश्चात, 3 वर्ष से लेकर 70 वर्ष। जो भी पहले पूरा हो, या तो आप 70 वर्ष के पहले हो गए तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, या 3 वर्ष के हो गए पहले, या 3 वर्ष आपने कार्यकाल पूरा कर लिया तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष कार्यकाल है या फिर 70 वर्ष, जो भी टाइम पहले पूरा हो जाए। ठीक, ये पूर्णकालिक सदस्य के लिए है। पदेन सदस्य क्या है, पदेन सदस्य किसको कहते हैं कि जैसे कि सरकार बदलती है, आयोग के अध्यक्ष बदल जाते हैं। जैसे पदेन सदस्य में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 6 महीना के बाद सरकार बदल गया, या 1 वर्ष के बाद सरकार ने अध्यक्ष बदल दिया, तो जो जिस प्रकार अध्यक्ष आते जाते हैं उसी प्रकार वो मानवाधिकार के सदस्य होते जाते हैं, मतलब अपने पद से सदस्य होते हैं। ये पदेन सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि SC आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, उसका अध्यक्ष कोई है, ये अध्यक्ष ऑटोमेटिकली अपने आप राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या हो जाएगा, सदस्य बन जाएगा। और जैसे ही अध्यक्ष हटेगा, कोई दूसरा अगर आदमी अध्यक्ष यहाँ बनता है, कोई X नाम का आदमी अगर अध्यक्ष बन रहा है, तो फिर ये X महोदय जो है अपने आप पदेन सदस्य यहाँ हो जाएंगे। कार्यकाल पूरा हो ना हो उससे कोई मतलब यहाँ नहीं है, तो ये पदेन सदस्य होते हैं। तो ये पदेन सदस्य कितने होते हैं भाई, तो पदेन सदस्य जो होते हैं वो 7 है। इनकी संख्या क्या है, 7 है। ठीक, तो 7 हो गए पदेन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य हो गए 5, टोटल हो गया 12 और 1 हो गया अध्यक्ष, 13। ठीक है, टोटल हो गया 13, ये हो गया 13। ठीक, तो टोटल अध्यक्ष सदस्य मिला के 13, 1 हो गया अध्यक्ष, 12 सदस्य। 12 में आपका हो गए पदेन सदस्य 7, पूर्णकालिक सदस्य 5। अब देखते हैं कौन कौन पदेन सदस्य हैं, कौन पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो पदेन सदस्यों की संख्या पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या से देख रहे हैं बढ़ा दी गई है। ठीक, इसमें कौन होंगे पदेन सदस्य, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग जो होता है,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ये होंगे चारों पदेन सदस्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो इनके पदेन सदस्य होते हैं। यह शुरू से ही पदेन सदस्य थे। पहले ये थे 4, 3 और बढ़ा दिया गया। जो नया संशोधन किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 3 पदेन सदस्य जो और जोड़े गए हैं उसमें नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगों के लिए जो मुख्य आयुक्त हैं वो भी सदस्य होंगे। तो अब 3 और जोड़ दिया गया है पदेन सदस्य में। तो आप देख लीजिए फिर से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और एक महिला आयोग के अध्यक्ष। ये चारों पहले से थे, फिर 3 जोड़ा गया, अब टोटल 7 हो गया। अब क्या जोड़ा गया? तो आपका जोड़ा गया पिछड़ा आयोग को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग जो है, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी होंगे, एनसीबीसी के अध्यक्ष भी होंगे इसके सदस्य। और क्या होगा? तो पिछड़ा आयोग के अलावा और क्या जोड़ा गया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बच्चा लोग का जो आयोग है, बाल बच्चों के अधिकारों का जो संरक्षण करता है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को भी जोड़ा गया। और दिव्यांग मतलब विकलांग जो लोग हैं उसके जो मुख्य आयुक्त होते हैं, जो चीफ कमिश्नर होते हैं, वो भी जितने दिन चीफ कमिश्नर होंगे उतने दिन इसके सदस्य रहेंगे, पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। याद करना बहुत आसान है। एसटी आयोग को इसमें मिल जाएगा, एससी आयोग इसके अध्यक्ष इसके हो जाएंगे, एसटी आयोग हो जाएगा, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो भी इसके होंगे, एक महिला आयोग की अध्यक्षा जो है वो भी इसकी सदस्य हो जाएगी, पिछड़ा वर्ग जो है उसका अध्यक्ष भी इसका सदस्य हो जाएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी इसका सदस्य हो जाएगा, दिव्यांगों का मुख्य आयुक्त भी इसका सदस्य हो जाएगा, ठीक है। सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 6 सदस्यीय जो कमेटी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, उनकी अनुशंसा पर करेगा। जो अनुशंसा करेंगे वो राष्ट्रपति बाध्यकारी है मानने के लिए, उन्हीं के अनुशंसा पर इनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए अब इनका कार्यकाल देखते हैं क्या है। अभी हमने पदेन सदस्य देखा, थोड़ा पूर्णकालिक सदस्य जो होंगे जिनका 3 साल रहेगा, 3 साल से आपको 70 साल रहेगा। पूर्णकालिक सदस्य पहले 4 था, अब 5 हो गया, 1 ठो बढ़ा दिया गया। तो कहाँ बढ़ा भाई? देखते हैं। तो ये तो पहले से थे कि इनमें सदस्य कौन रहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने वाले या फिर सेवानिवृत्त, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके एक सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। पहले अध्यक्ष में क्या था? केवल मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट के अब योग्य होने लगे। यहाँ पर सदस्य में एक सुप्रीम कोर्ट में, उधर केवल रिटायर्ड पर्सन थे अध्यक्ष में, यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के इसके सदस्य होंगे, एक पूर्णकालिक। दूसरा, कोई हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट में कार्यरत काम करने या रिटायर्ड सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है इसके एक सदस्य होंगे। 2 सदस्य हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सेवारत या कार्यरत या सेवानिवृत्त। 2 हो गया सदस्य। अब बच गए आपके 3 सदस्य। 3 सदस्य जो होंगे वो मानवाधिकारों के प्रति जो समुचित जिनको ज्ञान है, जो व्यवहारिक अनुभव रखते हैं वो होंगे। ये पहले जो था इनकी संख्या 2 थी कि दो सदस्य जो होंगे जो मानवाधिकार के प्रति समुचित ज्ञान रखने वाले, समुचित व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले
समुचित अनुभव रखने वाले 2 सदस्यों को लिया जाता था। अब नए संशोधन के तहत इसमें 3 सदस्य को लिया जाएगा, जिसमें 3 में से एक महिला होना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब 3 सदस्य जो है पूर्णकालिक जो रहेंगे वो मानवाधिकार में अनुभव रखने वाले, ज्ञान रखने वाले होंगे, जिसमें एक लेडीज महिला अवश्य होगी। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें है ये, अगर हम पूर्णकालिक सदस्य की जब नियुक्ति की जाती है तो केवल 6 सदस्यीय कमेटी ही नहीं, 6 सदस्यीय कमेटी का ही इसमें योगदान नहीं होता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे जो सेवारत है, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन है, सेवारत हैं, तो हमको इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी आवश्यक है। याद रखिएगा, पूर्णकालिक सदस्यों में किसी भी उच्चतम या उच्च न्यायालय, उच्चतम या उच्च न्यायालय, ये 2 सदस्य, उच्चतम या उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना शामिल नहीं किया जाएगा, नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर हम कोई जज को नियुक्त कर रहे हैं तो हमको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से ऑर्डर लेना होगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। कार्यकाल, कार्यकाल पहले न्यूनतम 5 वर्ष था और 70 वर्ष की आयु थी सेवानिवृत्ति की, जो पहले पूरा हो जाए। मतलब अगर हम 2 साल काम किए और मेरा उम्र 70 वर्ष हो गया तो हम पहले रिटायर्ड कर जाएंगे, और अगर हम 5 साल काम किए लेकिन मेरा उम्र भी 69 ही है तो हम 5 साल पूरा कार्यकाल करेंगे, उसके बाद रिटायर्ड होंगे। तो पहले था 5 साल और 70 साल। ठीक है, अब इसको घटा कर दिया 3 साल 70 साल। थोड़ा सा इसमें क्लॉज जोड़ा है नया संशोधन अधिनियम में। याद रखिएगा, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्लॉज क्या जोड़ा है कि पदमुक्त होने के बाद, पदमुक्त होने के बाद पहले क्या था कि अध्यक्ष व सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं कर सकते थे। अब इसमें क्या कर दिया गया है, पद तो पहले धारण करते ही थे, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, तो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य अध्यक्ष बन सकता था। कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार में पद नहीं ले सकता था, वो राज्य सरकार में फिर वो पद नहीं लेगा। जैसे SHRC का अध्यक्ष और सदस्य है तो राज्य सरकार में फिर कोई पद नहीं लेगा। ठीक है, और अगर NHRC का है तो वो भी कोई पद, और अध्यक्ष और सदस्य है तो वो कोई पद नहीं लेगा। लेकिन हमेशा से इसका धड़ल्ले से उल्लंघन होता रहा है, और यह देखा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष व सदस्य कई बार राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, बावजूद इसके जो कानून है उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि पहले था कि पदमुक्त होने के बाद अध्यक्ष सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी संगठन में नियोजन के अयोग्य माने जाते हैं। लेकिन जो नया अधिनियम आया उसके तहत हुआ कि अध्यक्ष व सदस्य जो हैं एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। मीन्स अगर अध्यक्ष अच्छा काम किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तो 3 वर्ष पूरा होने के बाद वो फिर एक कार्यकाल के लिए नियुक्त हो सकता है। ठीक है, फिर एक कार्यकाल के लिए वो नियुक्त हो सकता है, सरकार ऐसा कर सकती है। ठीक, उसके बाद अगर राज्य मानव सदस्य भी जो हैं अगर अच्छे काम किए हों तो वो फिर जो है वो पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, या फिर सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। ये क्लॉज जोड़ा गया नया एक्ट में। उसके जो राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्य हैं वो भी पुनर्नियुक्त अपने ही राज्य के मानवाधिकार आयोग में हो सकते हैं, अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में, या सदस्य जो है वो अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो वो अब पुनर्नियुक्त हो सकते हैं एक और कार्यकाल के लिए। पहले नियुक्त, हमको बस यही जानना है कि पहले जो अध्यक्ष और सदस्य थे NHRC और SHRC का, वो कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं कर सकता था। अब का जो एक्ट आ गया है इसमें एक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विशेष हमको पचड़ा में नहीं जाना है कि व्यवहार में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या उल्लंघन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए पदमुक्त अब कैसे हटाया जाएगा भाई इनको, तो ध्यान दीजिएगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है एनएचआरसी के अध्यक्ष व सदस्यों की, ठीक। और इसको हटाने का पावर भी कौन है? राष्ट्रपति को है, ठीक। उसी प्रकार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एनएचआरसी के अध्यक्ष प्लस सदस्य नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी, उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य में राज्यपाल करेगा। इसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। तो ऐसे ही हटा देगा, प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच करेंगे कि कोई अध्यक्ष या सदस्य पर अगर कदाचार है, कोई आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच करने के बाद ऑर्डर देंगे, अगर कदाचार साबित हो गया तो कि इसको हटाइए, तब राष्ट्रपति इनको हटा देंगे। ठीक उसी प्रकार एसएचआरसी जो है, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन इनको हटाने का पावर जो है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यपाल इसको हटा नहीं सकता है। ठीक उसी तरह जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है, लेकिन हटाने का पावर प्रेसिडेंट केंद्र में राष्ट्रपति को है। उसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल करता हो, लेकिन उसे हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और वो हटाएगा जब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में इन लोग का भी चलेगा वाद, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच में इनको हटाने की अनुशंसा करेंगे तो ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एकदम ध्यान रखिएगा। मैंने उसी को यहाँ लिखा है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर ये लोग हट सकते हैं, या तो स्वेच्छा से हट जाएंगे इस्तीफा देके, अगर हटना है तो कोई कारण से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल को इस्तीफा देके हट जाएंगे। लेकिन जहां हटाने की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में साबित कदाचार या आरोप सिद्ध होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा एनएचआरसी व एसएचआरसी दोनों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिया है। एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष का पद है अभी वर्तमान में रिक्त है। सबसे रिसेंट में एचएल दत्तू थे, न्यायाधीश एचएल दत्तू। वो 2 दिसंबर 2020 को, फिलहाल जो है कुछ महीने पहले जो है पिछले वर्ष दिसंबर माह में 2 दिसंबर 2020 को रिटायर्ड कर गए हैं। अभी पद रिक्त है। तो वर्तमान जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एचएल दत्तू थे। लेकिन आप जोड़ लीजिएगा एग्जाम आते आते, या जो भी आप एग्जाम बाद में देंगे, कि अभी वर्तमान रिसेंट में अध्यक्ष कौन है उसको आप अपडेट करते रहिएगा। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्री रंगनाथ मिश्र थे, ठीक है, वो भी न्यायाधीश थे, श्री रंगनाथ मिश्र। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना व संगठन पूरी तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया। केवल राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है कि राज्य मानवाधिकार
अधिकार आयोग। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है टॉपिक जिसे और इसके अलावा जो छोटे छोटे कुछ चीज बच गए हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकार से संबंधित संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में हम लोग जान लेंगे। हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे अखिल भारतीय महिला सभा के बारे में जान लेंगे, और भी कुछ कुछ जो संस्थान हैं उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। और हमारा जो मानवाधिकार टॉपिक होगा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और हमें उम्मीद है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। केवल अगर कुछ अध्यक्ष सदस्य बदलते हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष जो थे HL दत्तू थे, जो रिटायर कर गए। प्रथम थे रंगनाथ मिश्र। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होता है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष जोड़ सदस्य। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमिटी की अनुशंसा पर करता है। इसकी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी होती है, उसी के अनुशंसा पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का भी क्या किया जाता है? उसका नियुक्ति किया जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं अगले वीडियो में इसको पूरे ढंग से बतला दूंगा पूरी तरह से। ठीक है, तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।